वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग एक्सपेंशन पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल में लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी क्यूबिकल और उनके बिटवीन रिलेशनशिप की। सबसे पहला जो नाम है उसको डाल दें आप लीनियर एक्सपेंशन। देखिए लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं अल्फा। जो लीनियर एक्सपेंशन है यानी एक्सपेंड इन द लेंथ ऑफ एनी मेटल, तो जैसे जैसे आप हीट देंगे उसको मेटल को तो उसका टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा बताओ। टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ वो एक्सपेंड करेगी। जो एक्सपेंशन की वैल्यू है, सपोज करो मैंने डेल्टा एल ले लिया, क्या ले लिया, जो एक्सपेंशन की वैल्यू है यानी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो टू फैक्टर पर डिपेंड करेगी। एक तो इनिशियल लेंथ, अगर 1 मीटर का वायर है तो सपोज करो 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हुआ, तो 10 मीटर का वायर होता तो 20 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता कि नहीं होता बताओ। तो एक्सपेंशन कुल मिलाकर के इनिशियल लेंथ पर डिपेंड करेगा कि नहीं बताओ। तो एक्सपेंशन या चेंज ऑफ लेंथ डिपेंड ऑन इनिशियल लेंथ, एक फैक्टर। और दूसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट डालते हैं। यहां जो कांस्टेंट डालेंगे वो अल्फा डालेंगे। क्या डालेंगे? अल्फा। तो फॉर्मूला बना डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ये अल्फा ही लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। तो इसका फॉर्मूला फाइनली डेवलप होकर के क्या तैयार हुआ आपके लिए, देखो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, यानी लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट हुआ चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, कुछ भी कह दें, इनिशियल लेंथ और चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसकी यूनिट अगर कभी बनानी पड़ जाए, सपोज करिए, यूनिट आप आराम से बना सकते हो। देखो यूनिट ऑफ अल्फा अगर बनानी है मुझे, तो देखो लेंथ का तो रेशियो हो गया, वो तो यूनिट बनाएगा नहीं, तो डिग्री सेल्सियस बचा डिवाइड में कि नहीं बताओ। तो इसको हम कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाने का मन है तुम्हारा तो फिर क्या होगा बताओ भाई। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाते हो, के, तो k-1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ भैया लोगों। या फिर θ-1, अगर कोई लोग थीटा सीखते हैं ना तो आप θ-1 कह सकते हो। बोलो ये बात समझ में आई? ये कौन सा हुआ? लीनियर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब वही कॉन्सेप्ट यहां भी आएगा, इसलिए बहुत डिटेल में कहानी नहीं सिखाने वाला हूं मैं सीधा रिजल्ट सिखा रहा हूं। सुनिए, इसे बीटा से डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा गामा सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं। इसे बीटा से डिनोट करेंगे। वहां चेंज ऑफ लेंथ थी तो यहां पर चेंज ऑफ एरिया, वहां इनिशियल एरिया था मतलब लेंथ थी, तो उसी तरह उसी स्टाइल में ये डेवलप हो जाएगा अपने आप समझ गए होगे मुझे लग रहा है। तो इसकी यूनिट भी वही बनेगी, देखना जरा क्यों बनेगी बताओ। अच्छा, एरिया से एरिया कैंसिल, पर डिग्री सेल्सियस, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? के इनवर्स। क्या आएगा भैया लोगों? के इनवर्स। थर्ड होता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या होता है भाई लोग? क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन कह सकते हो। क्यूबिकल एक्सपेंशन जैसे हमने एरिया वाले के लिए डेवलप किया है, इसका सिंबल कॉमा लेते हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज ऑफ टेम्परेचर। बात बाकी आप खुद ही समझदार हो कि डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, दुनिया भर की बातें। अब इनके बिटवीन रिलेशन डेवलप करना है मुझे, ठीक है? तो इतना नोट कर लो, फिर हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए 3 एक्सपेंशन हमने आपको पढ़ाए जिनके सिंबल हैं अल्फा, बीटा और गामा। इनके बिटवीन रिलेशंस हैं, इनको जरा समझ लें, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे देखो पहले तो हम अल्फा का फार्मूला लिख लें। वी नो दैट द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, the linear expansion coefficient
अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताओगे कोई मुझे? डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। बताओ बताओ सब लोग बताओ ये वाली बात। अब हम बीटा के लिए बात करने वाले हैं। किसके लिए बात करने वाले हैं? एक सपोज करो मेटल सीट है, ये मेटल सीट है, देखो ये मेटल सीट है, ठीक है। इसको हमने स्क्वायर शेप में ले लिया। किस शेप में ले लिया भैया लोग? स्क्वायर शेप में। समझाना है बस खाली रिलेशन, उससे क्या मतलब शेप से। देखो सुन लो कि एल है, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, तो बढ़ने में देखो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसी रेशियो में इसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी। यानी जो नया एक्सपेंशन होकर के मेटल सीट तैयार हुई इतनी तैयार हुई, तो जो चेंज ऑफ लेंथ है उसे हमने क्या नाम दे दिया? डेल्टा एल। इधर भी तो डेल्टा एल ही चेंज होगा देखो। तो इस तरफ का जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई बताओ? अच्छा एल प्लस डेल्टा एल हो गई कि नहीं बताओ? इस तरफ भी एल प्लस डेल्टा एल होगा देखो। तो अब हम बात करते हैं इस सीट के लिए इनिशियल एरिया। पहले देखो, पहले हम क्या निकालेंगे? इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया क्या होता है भाई? एल इंटू बी। तो एल इंटू एल हो जाएगा, एल स्क्वायर की नहीं बताओ? अच्छा जो पहले शुरुआत में जब सीट ली हमने तो इसका एरिया कितना है? स्क्वायर शेप लिया है। अब दोबारा देखिए, आफ्टर इंक्रीज डेल्टा टी टेम्परेचर, जब इतना हमने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो न्यू एरिया। तो देखो न्यू एरिया हो जाएगी, न्यू वाली साइड का स्क्वायर नहीं हो जाएगी? बताओ भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा नहीं होगा? यही तो होगा देखो। अच्छा एक बात समझना, ये जो डेल्टा एल होता है ना, इसको स्मॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? हियर चेंज ऑफ लेंथ यानी डेल्टा एल इज स्मॉल। तो फिर इसका स्क्वायर कैसा होगा? डेल्टा एल का स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो लीव इट, सो निग्लेक्ट इट या लीव इट। इसको छोड़ दिया, हटाओ। हाँ अरे 0.1 है, मान लो 0.1 है, ऐसे सपोज करो। डेल्टा एल कितना है? मैं चलो बताता हूं कैसे लीव करते हो, कैसे निग्लिजिबल होगा। डेल्टा एल कितना है? 0.01 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ? डेल्टा एल का स्क्वायर क्या होगा? 0.0001। बताओ इसके सामने ये कैसा है? बहुत छोटा नहीं हो गया? जाके कैलकुलेशन को फालतू में कॉम्प्लेक्स करेगा, बाद की वैल्यू तो कुछ खास है नहीं, इस वजह से लीव कर देते हैं। तो अब देखो न्यू एरिया कितना बन के आया? देखो न्यू एरिया देखो, एल स्क्वायर आया और 2 डेल्टा एल और एल आया कि नहीं आया बताओ? तो चेंज ऑफ एरिया अगर हम निकालें तो क्या आएगा? ध्यान देना प्लीज। चेंज ऑफ एरिया, तो चेंज ऑफ एरिया मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है बताओ? ये अभी निकाला जो, और इनिशियल कितना था? इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया हमारा जो निकला वो ये निकला देखो, एल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एल इंटू एल, और इनिशियल था एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो चेंज ऑफ एरिया अगर हम कहें तो इतना आएगा नहीं बताओ? डेल्टा ए। बोलो भैया लोग। नाउ अब बीटा की बात करते हैं। बीटा का वैसे फार्मूला हमने आपको क्या सिखाया बताओ? यही तो सिखाया है, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। और डेल्टा ए अभी कितना निकला देखो आपके पास? 2 डेल्टा एल एल बाई एरिया क्या था इनिशियल? देखो एल स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो क्या बन रहा है? 2 डेल्टा ये एल कैंसिल हो जाएगा देखो, ये डेल्टा एल बचेगा, एल बचेगा, डेल्टा टी बचेगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है? अल्फा का। तो ये 2 अल्फा आ गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यानी अल्फा बीटा में रिलेशन डेवलप हुआ। अब इसी तरह हम गामा के लिए सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम के लिए। जब हम गामा के लिए बात करेंगे, सिमिलरली फॉर क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब सुनना मेरी बात, मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूं क्योंकि उसको डिटेल में समझाया। क्यूबिकल के लिए अगर हम कहें देखो पहले इनिशियल वॉल्यूम, हम लोग क्या करेंगे? क्यूब शेप का कोई ले लेंगे, कोई ब्लॉक। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? साइड क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ? और फाइनल वॉल्यूम अगर हम बात करें तो जब हमने टेम्परेचर रेज कर दिया होगा तो नई लेंथ होगी कितनी? एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ?
जब इसका होल क्यूब आप ओपन करेंगे, सुनना मेरी बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a² बी प्लस 2b², तो जानते हो क्या आप लोग होशियार बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे आए मेरे पास, तो 3a² बी और प्लस 3b² ए, यही तो बनेगा। अब सुनो, हमने बोला था सिंस डेल्टा एल स्मॉल, डेल्टा एल क्या बोला था, स्मॉल, सो डेल्टा एल का स्क्वायर और डेल्टा एल का क्यूब देखो वेरी स्मॉल, तो इनको छोड़ दोगे आप, बताओ यहां पर। तो अब जरा देखो क्या बना फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम देखो एल क्यूब, ये लीव कर दो, ये वाला टर्म लीव हो जाएगा, प्लस 3l² डेल्टा एल बचा। चेंज इन वॉल्यूम देखो, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, तो ये फाइनल से इनिशियल हटाओ तो एल क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो सिर्फ सीधा सीधा 3l² डेल्टा एल बचेगा कुल मिलाकर। तो अब देखो नाउ गामा इज इक्वल टू होता क्या वैसे, डेल्टा बी बाई वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा वी का ये रिजल्ट है आपके पास देखो, और v का एल क्यूब होता है, एल क्यूब से स्क्वायर वाला ऊपर का कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भैया, ये क्या है अल्फा है कि नहीं बताओ, तो गामा इज इक्वल टू क्या बन के आया 3 अल्फा, हेंस तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो अल्फा और जो बीटा और जो गामा का रेशियो होता है वो 1:2:3 होता है, नोट कर लें। देखिए ये जो एक्सपेंशन है इनका कुछ प्रैक्टिकल यूज है, जरा मैं बात करता हूं तो आप डाल देंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे आपने कभी सुना हो या बातें की हो कभी कि जो रेल की पटरियां है ना, रेलवे ट्रैक्स या गर्डर्स वगैरह जो पुल में डाले जाते हैं, उनको ज्वाइंट करने से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है, जहां वो ज्वाइन करते हैं वहां थोड़ा गैप रखा जाता है। रीजन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। गर्मियों में ये जब रेल गुजरेगी उसके ऊपर से तो फ्रिक्शन होगा या गर्मी में हीट मिलेगी टेम्परेचर की वजह से, तो मेटल एक्सपेंड करती हैं, तो वो पटरियां फैलेंगी, एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर थोड़ा स्पेस बाकी है, गैप है, तो उसी गैप को फिल कर पाएंगे ऑलमोस्ट। और अगर सपोज कर एकदम चिपका के रखा जाए तो ये जो रेल्स हैं वो एक्सपेंड करके एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं बताओ, इस वजह से रेल डी रेल हो सकती है, बात समझते हो। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन की जो रेल्स होती है, पटरियां होती, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, तब ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंटर लगाया जाता है इस तरीके से। जैसे एक रेल की पटरी ये आ रही है देखो, लोहे की बनी है, और एक ये है देखो, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और यहां पर ज्वाइंटर लगाए जाते हैं, इस तरफ किनारे किनारे पे ज्वाइंटर। फिर अगली रेल, अगली जो पटरी बनाई जाएगी उसके बाद भी ऐसे गैप होगा, इस तरह ज्वाइंटर लगाते हैं। भाई एक लंबा सा 1000 किलोमीटर लंबा पटरा तो नहीं ले सकते, गर्डर ले नहीं सकते हो, हमको 10 मीटर या 20 मीटर लंबी मिलेंगी रेल्स, उनको ज्वाइन किया जाता है। तो इस तरीके से साथ में से हुक लगा करके उनको टाइट कर दिया जाता है। तो ये जो स्पेस खाली छोड़ा जाता है, ये क्यों छोड़ा जाता है, आप कभी हाईवे के पुल पे गुजरना कभी, तो थोड़ा सा गैप पुल में भी 2-3 स्टेप्स में बना होता है, गैप छूटा होता है, उसका बस यही लॉजिक है कि बाय द वे एक्सपेंशन हो तो ओवरलैप ना हो जाए के ऊपर एक, ये मैक्सिमम इस गैप को फिल कर पाए बस, ठीक है। तो यहां लॉजिक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन लिख सकते हो इसी तरह से आप अपनी बात को। एक और बात बता दें, आपने सुना होगा कभी कि जो ग्लास होता है, कांच, ग्लास के लिए जो ज्वाइंटर यूज किए जाते हैं वो प्लेटिनम के यूज किए जाते हैं। किसके, उसका जो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है वो ग्लास के इक्वल होता है, तो जितना एक्सपेंशन ग्लास में होगा उसी रेशियो में वो भी एक्सपेंड करेगा। एक और क्वेश्चन सबसे जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं लोग, आपने देखा होगा कांच के ढक्कन, जो कांच की बोतल होती है, लैब में देखा है, उसमें कांच के ढक्कन होते हैं, वो एकदम जाम हो जाते हैं, कभी देखा हो, बहुत दिन तक अगर खोला नहीं जाए तो एकदम उसमें चिपक जाते हैं। रीजन क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो फैल जाता है उसमें,
फिल कर लेता उस जगह को। ऐसे जो क्वेश्चंस आए समझ लो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड बात उसमें कहनी है। ओके, चलिए आगे बात करता हूं। एक एप्लीकेशन और समझ लो कि जो पेंडुलम ऑफ द क्लॉक होता है, क्या होता है? पेंडुलम तो समझते हो ना, पेंडुलम ऑफ क्लॉक मेड ऑफ इनवार। ये इनवार एक एलॉय है। इनवार क्या है? एलॉय। जो क्लॉक के पेंडुलम होते हैं वो इनवार के बनाए जाते हैं। रीजन क्या है सुनिए भाई, इसका काम तो ये है ना ऑसिलेट करना। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर। आगे जब वे पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी केवल फॉर्मूला जान लो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। लेंथ पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, यानी ये एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा, ये टाइम डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। और अगर ये सिंपल किसी मेटल का बना दो तो सर्दियों में इसकी लेंथ थोड़ी डाउन हो जाएगी कि नहीं बताओ? श्रिंक करेगा। और गर्मियों में ये एक्सपेंड करेगा। तो लेंथ अगर अप डाउन होती रहेगी तो टाइम पीरियड डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा बताओ? तो पता लगा 60 सेकंड की जगह वो 1 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर गया, तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। या धीमी हो गई तो पता लगा स्लो हो गई, तो डिस्टर्बेंस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो इसलिए इनवार एक मेटल है जो एलॉय है, मतलब उसका एक्सपेंशन नहीं होता टेम्परेचर के साथ ज्यादा, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझ लीजिए। एक और छोटी सी बात, अब तो खैर इसका यूज ही नहीं है। पहले बुलेट कार्ट जो बनती थी उसका व्हील किसका होता था पता है? किसने देखा? किसी ने बुलेट कार्ट देखी? पहले बताओ। बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी का पहिया किस चीज से बनता था? लकड़ी का। किसका बनता है? अगर वो लकड़ी का ही अकेला है, ज्वाइंट करके बनाया जाता है, तो चलने में कहीं ऊपर नीचे होने में टूट सकता है। उसकी सेफ्टी के लिए उसके ऊपर एक रिंग पहनाई जाती है, मेटल की, लोहे की मोटी सी रिंग। उसको हाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मेटल रिंग का नाम क्या होता है? हाल। वो जब चढ़ाई जाती है ऊपर, ध्यान रखिए, तो उस रिंग का जो एरिया है, यूं कहिए, क्या एरिया, सरकमफेरेंस, वो उस वुडन व्हील से छोटा होता है, छोटा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? रीजन समझना। क्योंकि वो गर्मियों में एक्सपेंड कर सकता है। अगर एकदम फिक्स ले लो और सर्दी में फिक्सिंग कर दी सपोज करिए आपने, तो गर्मी में वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा तो पहिए से उतर जाएगी कि नहीं बताओ? अगर हमने थोड़ा छोटा लिया है तो एक्सपेंशन के बाद भी वो फंसा रहेगा उसके ऊपर। अब चढ़ाते कैसे, भी तरीका समझ लो। वो लोग जब चढ़ाते हैं तो पूरा बड़ा सा ऐसे ढेर तैयार करते हैं आग का, उसके अंदर उस रिंग को डाल देते हैं पहले, तो गर्म हो जाएगी, बहुत हीटेड हो जाएगी, इस वजह से वो एक्सपेंड करेगी थोड़ी सी। और फिर संगसी वगैरह जैसे पकड़ वगैरह आप लोग यूज करते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको लेकर के उस वुडन वाले उस पे ले जाते हैं, ठोक ठोक के चढ़ा देते हैं। गर्म होने की वजह से आसानी से पहले चढ़ जाती है, फिर ठंडा कर देते हैं, एकदम श्रिंक करके चिपक जाती है अच्छे से, तो कभी उतरती नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आता है इस तरह का कि कार्ड के व्हील पे जो रिंग मेटल की होती है, उसका जो रेडियस, डायमीटर, एरिया, सरकमफेरेंस कुछ भी कहें, वो स्मॉलर देन होता वुडन व्हील से। ठीक है, लॉजिक क्या है कि एक्सपेंड होकर कहीं अपने आप निकल न जाए बाहर। ठीक है, बाहर निकल जाएगी तो पता लगा वो परेशान है किसान बेचारा, उसका पहिया टूट गया। ठीक है, चलो नोट कर ले बातें। तो देखिए हम बात करते हैं, देखो ज्यादातर जो लिक्विड्स हैं उनको जब हीटेड करेंगे तो क्या करेंगे? वो एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? बट वाटर के साथ एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। वाटर का बिहेवियर थोड़ा स्पेशल होता है, एक्सपेंशन। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप डाल दीजिएगा, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसमें होता क्या सुनिए, अगर सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमने लिया, यानी मेल्ट हुई आइस जो होती है, जब मेल्ट हो चुकी होती तब भी उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 ही। आइस का भी 0 है और मेल्ट आइस यानी कि वाटर जो होगा उसका भी 0 होगा। 0 टेम्परेचर का वाटर लिया हमने, उसको हीटिंग स्टार्ट किया, तो 0 से लेकर 4 डिग्री तक, ध्यान रखिएगा, जब आप हीट करेंगे ना तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कहने का मतलब श्रिंक, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। बात समझते हो? कब तक?
4 डिग्री। 4 डिग्री पर मोस्ट कंप्रेसिबल रह जाता है, यानी लगातार डेंसिटी पहले इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 0 से 4 तक क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ी और वॉल्यूम लेस हुआ। फिर 4 के बाद नॉर्मल भी एवरेज स्टार्ट होता है, यानी आप 4 से आगे टेंपरेचर ले जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब मैं इसको ग्राफ से बता देना चाहता हूं, ऐसे समझ लो। अगर हमने इस तरफ वॉल्यूम लिया है, मेरी बात सुनना जरा, और इस तरफ टेंपरेचर लिया है, और ये टेंपरेचर 4 डिग्री सेल्सियस है सपोज करो इस जगह पर, तो आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात, वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन होगा, ऐसे समझना जरा, और 4 डिग्री पर आने पर वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा और फिर इसके बाद वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये अगर कभी टेंपरेचर वर्सेस वॉल्यूम की ग्राफ स्टडी की जाए तो इस तरह की आती है। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो ना? लेकिन अगर यही हम डेंसिटी वर्सेस टेंपरेचर की बात करें, मेरी बात सुनना, हम बात किसकी करें, डेंसिटी वर्सेस टेंपरेचर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं 0 डिग्री से लेकर पहले डेंसिटी इंक्रीज करती 4 डिग्री तक। अगर ये मान लो 4 टेंपरेचर है या 4 डिग्री, तो पहले ये डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ध्यान रखिएगा, और 4 के सामने डेंसिटी पीक वैल्यू अटेंड करेगी, फिर इसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बात समझते हो? तो ये दोनों का एकदम 0 पे नहीं होती कभी भी इसकी डेंसिटी, ध्यान रखिए। 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप 0 से ना बनाएं, अपर से कहीं से बनाएं। मतलब मेरा यहाँ केवल समझाने का मतलब है कि पहले इसकी डेंसिटी देखो इंक्रीज हो रही है, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती है, और वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ लिक्विड, ध्यान रखिएगा इसके बिहेवियर पे लिखेंगे, मोस्ट ऑफ लिक्विड एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग temperature, but water shows peculiar expansion, अजीब, स्ट्रेंज कह सकते हो, स्पेशल एक्सपेंशन फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस, अब इसकी बात करता हूं, वाटर हैव मोस्ट डेंसिटी, यानी सबसे ज्यादा डेंसर होगा कितने टेंपरेचर पे, वाटर 4 पर, एंड हैज लीस्ट वॉल्यूम, यानी 4 डिग्री पर इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा और डेंसिटी सबसे हाई होगी। ये जो एक्सपेंशन है इसी को बोलते हैं पेकुलर एक्सपेंशन या एनोमलस एक्सपेंशन। नोट कर लें, ग्राफ भी बना लें। देखिए जो एनोमलस बिहेवियर है वाटर का ना, एक्सपेंशन का, इसका फायदा भी है। जो मेरीन लाइफ होती है, मेरीन लाइफ समझते हो ना, बिलो द वाटर, उसके लिए जरूरी है, उसको हम एक्वेटिक लाइफ भी कहेंगे। एक्वेटिक लाइफ में 4 डिग्री एनोमलस बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस नाम का मतलब समझ लें। ये तो मैंने किसी लैक या पॉन्ड की सिचुएशन बताई हुई है। वाटर, ध्यान रखिए, कभी आप फ्रिज में आप चेक भी कर सकते हो एक बिहेवियर, आप एक बार आप चेक कर सकते हो घर में भी। आप एक काम करना है, एक एक्टिविटी बता रहे हैं, एक घर में एक लोटे में पानी लेना या किसी भी मतलब ओपन पॉट में, और उसको फ्रीजर में रखना, और बहुत देर बाद ना उठाना, थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद उठा लेना कि पूरा आइस ना बन पाए। तो आप देखेंगे सबसे ऊपरी लेयर पहले आइस बनती है। शायद देखा भी हो, देखा है, वाटर के बिहेवियर है कि ऊपर से फ्रीज होना स्टार्ट होता है सरफेस से। तो जब सर्दियों के सीजन में जहां बहुत ठंडक रहती है, वहां लेक वगैरह जब जम जाती है ना, तो ऊपरी लेयर तो फ्रीज हो जाती है, लेकिन नीचे उसका 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसलिए एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, या मैरीन लाइफ उस समय भी सरवाइव करती है। नीचे मछलियां, झींगा, झींगुर, केकड़े, मगरमच्छ जो भी है वो सब तैर के टहल के मस्त रहते हैं। ठीक है, तो यही डिस्कशन हमें अगर कभी एक्वेटिक लाइफ पे आया तो लिख सकते हो वैसे तो,
बस हम लिख दे रहे हैं यहां पर, दिस एनोमलस बिहेवियर, दिस एनोमलस expansion is favorable for aquatic life. The water of lake freezes at surface but remains in liquid form below with 4 degree temperature. With 4 degree temperature. So animals, fishes inside lake remains live. बस अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कुछ भी नोट कर लो।